हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका एमटीएस ऑनलाइन स्टडी में। तो चलिए आइए, आज चैप्टर का नेम रहेगा प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, और हम आज चर्चा करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। आप देख सकते हैं क्लास 10th मैट्रिक परीक्षा साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों आप इसमें ऑप्शन देख सकते हैं, समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर क्या होना चाहिए? अवतल। आंसर सी रहेगा दोस्तों। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है दोस्तों? इसका आंसर F=R/2, वक्रता त्रिज्या की आधी। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R हो तो दोस्तों क्या होती है? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी। ठीक है, R/2। ठीक है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन, अवतल दर्पण के परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी? अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी दोस्तों? ऑप्शन देख सकते हैं, बिंदु सी, बिंदु एफ, बिंदु पी, या सी और एफ के बीच में। तो कौन सा आंसर होगा इसका दोस्तों? आंसर बी है, एफ। ठीक है दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण होगा, कौन सा दर्पण होगा दोस्तों? आकार का सीधा प्रतिबिंब, वस्तु के बराबर और आकार का सीधा प्रतिबिंब। ठीक है दोस्तों, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जब बराबर बोला गया है और सीधा बोला गया है दोस्तों, तो ये समतल दर्पण की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो दोस्तों ये कितने नियम होते हैं? इसके 2 नियम होते हैं दोस्तों। आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन बी के साथ जाएगा दोस्तों। ठीक है, 7वां क्वेश्चन, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण किस उपकरणों से संभव होता है? तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा, वर्ण विक्षेपण करने के लिए हम क्या प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं दोस्तों। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, ऑप्शन सी, प्रिज्म। फिर दोस्तों 8वां क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी। दोस्तों क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी क्या होती है? गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की आधी होती है दोस्तों। मतलब 50 की आधी कितनी हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? सी। तो इसका आंसर सी के साथ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये 9 नंबर का है दोस्तों। ठीक है तो क्वेश्चन, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। क्या होती है दोस्तों उत्तल लेंस की क्षमता 1 मीटर फोकस दूरी वाले? तो यहाँ पर दिया है -1D, 1D, 2D, 1.5D। डी का मतलब दोस्तों डायोप्टर से होता है। ठीक है, और इसका आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन बी, 1 डायोप्टर, 1D के साथ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है दोस्तों? पॉजिटिव होती है। क्या होती है दोस्तों? पॉजिटिव। बोले तो ऑप्शन ए। 11 नंबर का प्रश्न देखेंगे, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश वेग न्यूनतम किसमें होता है दोस्तों? निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में? किसमें होता है? कांच में। सबसे ज़्यादा न्यूनतम किसमें होता है? कांच में न्यूनतम होता है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है दोस्तों? कौन सा पदार्थ हो सकता है? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो जानते हैं दोस्तों कि इसमें लेंस बनाने के लिए हम मिट्टी को उपयोग में नहीं ले सकते हैं, उसको प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी के साथ में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे।
काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कौन सा होता है दोस्तों? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कौन सा होता है दोस्तों? सीधा होता है, सीधा। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन कौन सा? ए हो जाएगा। 14 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। जिसका ऑप्शन क्या दिया है दोस्तों? ऑप्शन ए समतल है, ऑप्शन बी उत्तल है, ऑप्शन सी अवतल, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? उत्तल लेंस हो जाएंगे। कौन सा? सॉरी, उत्तल दर्पण हो जाएगा। किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है, तो इसमें उत्तल में। अवतल में क्या होता है दोस्तों? बड़ा होता है, क्योंकि हम लोग क्या है ये शेविंग विंग करने में हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसका प्रतिबिंब जो है, हमारा दाढ़ी का जो प्रतिबिंब होता है वो बड़ा दिखाई देता है, जिसकी वजह से हम अच्छी तरीके से हम शेविंग कर पाते हैं दोस्तों। ठीक है, और 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 4 डायोप्टर वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? 4 डायोप्टर वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी दोस्तों क्या होगी? 25 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, उसके बाद फिर 16 नंबर, किसी उत्तल लेंस के फोकसांतर 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता क्या होगी? दोस्तों बताइए, किसी उत्तल लेंस के फोकसांतर में 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता क्या होगी? प्लस 2D डायोप्टर, ऑप्शन डी के साथ में जाएगा। ठीक है दोस्तों, किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो कौन से दर्पण होंगे दोस्तों? तो बड़ा प्रतिबिंब के लिए किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। तो इसका ऑप्शन बी के साथ जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, कितना होगा दोस्तों? 2 डायोप्टर वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा? 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी के साथ में ये इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का क्वेश्चन है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? परावर्तन के कितने नियम हैं दोस्तों? 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के भी कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनते हैं दोस्तों? आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, मतलब आभासी बोले तो काल्पनिक, मतलब इसका आंसर बी के साथ जाएगा। जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती हैं। बोला, जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती हैं। किधर की ओर मुड़ती? अविलंब से दूर, अविलंब की निकट, अविलंब के समानांतर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होती है कि जब क्या बोलते हैं, संगन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब के निकट मुड़ जाती है दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर बी के साथ जाएगा। किसी दर्पण से आप चाहें कितनी ही दूर पे खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण क्या हो सकता है? जब दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि आप किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर पे हो, खड़े हों, ठीक है, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो ये किस दर्पण का संभव है दोस्तों? या तो समतल दर्पण या तो उत्तल दर्पण दोस्तों। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा? बी के साथ जाएगा। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है वो किस लेंस का होता है दोस्तों? उत्तल लेंस का होता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ये बड़े प्रतिबिंब को छोटे रूप में दिखाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होने वाला कौन सा दर्पण होता है दोस्तों? तो उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि पीछे की ज़्यादा दृश्य को छोटे मिरर में पूरा का पूरा दिखाता है, जिससे हम पूरे पीछे की चीज़ों को अच्छी तरह से देख पाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या उसकी आधी हो जाएगी, मतलब कितनी हो जाएगी दोस्तों? ऑप्शन के अनुसार देख सकते हैं, इसका आधी कौन सा? 5 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा ये। 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, किसी माध्यम के आवर्तनांक 1 का मान होता है, किसी माध्यम का आवर्तनांक 1 का मान कितना होता है दोस्तों? तो 1 का मान कितना होता है? हम लोग पढ़े हैं साइन आई इजकल टू साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू 1 होता है दोस्तों। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आवर्तनांक? ये इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों, बी के साथ चला जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
27 निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? कौन सा कोण कहते हैं दोस्तों? निर्गत किरण और अभिलंब के बीच को कौन से कोण कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। कौन, सॉरी, ये परावर्तन कोण होगा दोस्तों। ओके, ठीक है। अभिलंब के बीच निर्गत, निर्गत मतलब जो निर्गत किया गया, आपतित होने के बाद जो किरण निर्गत किया गया, और अभिलंब के बीच के कौन सा कोण कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है दोस्तों, क्या होता है? अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है V अपॉन यू, V अपॉन यू होता है दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो आपको पता है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस। ऑप्शंस के हिसाब से देख सकते हैं, ये डी ऑप्शन इसके साथ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब किस लेंस से बनता है दोस्तों? उत्तल लेंस में बनता है। उत्तल लेंस यानी ऑप्शन ए के साथ जाएगा दोस्तों, ठीक है। 31 प्रश्न लेते हैं। एक उत्तल लेंस होता है, क्या होता है दोस्तों? सभी जगह पे समान मोटाई का होता है? नहीं, ये गलत है। बीच की अपेक्षा किनारों पे मोटा होता है? ये भी सही नहीं है। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है? किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ये सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, इस ऑप्शन सी के साथ जाएगा। 32 क्वेश्चन है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? मतलब किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार अगर प्राप्त करना हो, का समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? तो दोस्तों लेंस के मुख्य फोकस पर रखेंगे? नहीं, वहाँ रखेंगे तो वास्तविक नहीं उसका बन पाएगा दोस्तों, ठीक है। फोकस दूरी की दुगनी का, हाँ, फोकस दूरी के दुगनी कर देंगे तो ये वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ में जाएगा। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाता है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो ये दोस्तों क्या होता है, आपको पता है दर्पण के जो ध्रुव होते हैं तथा मुख्य फोकस, इन दोनों वहाँ उस ध्रुव और फोकस के बीच में, मुख्य फोकस के बीच में अगर हम वहाँ पे रखते हैं तो वस्तु की स्थिति होती है, तो हमें किसी प्रतिबिंब प्राप्त होता है? आभासी, सीधा और जो अपना जो बिंब जो होता है उससे बड़ा वस्तु की प्रतिबिंब प्राप्त होती है दोस्तों। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं माइनस यहाँ माइनस पर ध्यान देना है दोस्तों, ठीक है। तो माइनस क्या है? 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। दोनों की फोकस दूरियाँ, दोनों की फोकस दूरियाँ हैं, तो दोनों की फोकस दूरियाँ, तो दोनों कौन से हो जाएंगे? अवतल लेंस हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण, सही है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है, ओके, ठीक है। 36 क्वेश्चन, मुख्य लेंस के फोकस की संख्या कितनी होती है? मुख्य लेंस की फोकस संख्या कितनी? 2 ही होती हैं दोस्तों, हैं। इसका ऑप्शन ए के साथ जाएगा। जैसे प्रकाश की किरणें गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है दोस्तों, इसका ऑप्शन ए के साथ जाएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, कैसा होता है दोस्तों? अवतल, अवतल सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? अवतल होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता की आधी होती है, उसकी वक्रता की आधी होती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं दोस्तों? इसका प्रकाश का अपवर्तन, क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। प्रकाश वर्तन, क्या अपवर्तन की मतलब क्या होता है दोस्तों? कि जब किसी वस्तु को प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपनी पूर्व पथ से वो विचलित हो जाती है, ठीक है दोस्तों। इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक। प्रकाश की एक किरणें जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वह, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होती है दोस्तों?
अविलंब की ओर मुड़ती है। लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, अविलंब के निकट विरल माध्यम से संघन माध्यम में जो जाती है तो वो अविलंब की ओर मुड़ती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश की एक किरणें दो माध्यम को अलग अलग वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह जब प्रकाश की एक किरणें दो माध्यम को अलग अलग वाली सतहों पर लंबवत पड़ती है तो वह क्या होती है दोस्तों। जब जब सवाल को समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। जब प्रकाश की एक किरणें दो माध्यम को अलग अलग वाली सतह पर लंबवत पड़ती हैं तो क्या होगी दोस्तों। जब दो अलग अलग सतहों पर होगी तो बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, पानी से भरे बाल्टी को गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या होता है दोस्तों। प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन की वजह से क्या होता है कि जब वो क्या बोलते हैं विरल संघन से विरल माध्यम में जाते हैं तो उसका क्या होता है, विचलित हो जाते हैं। इस वजह से जो है उसका प्रकाश का जो प्रकाश की वजह से पानी से भरी जो बाल्टी है उसकी गहराई में कम मालूम पड़ता है दोस्तों। ये प्रकाश के अपवर्तन को, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी आंसर। ये 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। जब प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। क्या होता है दोस्तों, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण प्रकाश की चाल में क्या हो जाती है, परिवर्तन हो जाती है, जिसकी वजह से उसका अपवर्तन हो जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट 44 नंबर क्वेश्चन लास्ट है ये दोस्तों। ठीक है, अभी दोस्तों मैं आपके लिए और इस टाइप का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं दूंगा ताकि आपको एग्ज़ाम में इससे काफ़ी सहयोग मिले। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार में हमारे वीडियो में लगातार बने रहें। ठीक है, देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। डाउट अगर कोई हो तो कमेंट भी करें दोस्तों। ठीक है, अगर इसमें कहीं कोई तरह का गलती होती है दोस्तों तो मुझे सलाह दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में सलाह दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ओके। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओके दोस्तों।